हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम नारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का बिजनेस लॉ एंड आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक ऑफर्स सेक्शन 23, 25 टू 28, 33, 35 एंड 39। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक ऑफर के बारे में क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। सेक्शन 23 पब्लिक इशू प्रोस्पेक्टस डीमेट prospectus. Prospectus include the following content: variation in terms of contract or object in prospectus under section 27, offer of sale of share by certain member of a company. The liabilities for misstatement in prospectus can be covered under the following heads. So ये सारे टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। कंपनीज रिक्वायर मनी टू स्टे एफ्लट इन कमर्शियल वर्ल्ड। कंपनीज को मनी की जरूरत होती है कमर्शियल वर्ल्ड में चलाने के लिए, अपनी बिजनेस को, अपनी कंपनी को। These cash could be needed for immediate और long term needs। अब ये मनी, ये कैश जो है उसकी ज़रूरत इमीडिएट भी होती है और लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए भी होती है। कंपनीज इशू शेयर टू मीट देयर लॉन्ग टर्म डिमांड्स। कंपनीज क्या करती हैं, जो शेयर्स होते हैं उसको इशू करती हैं अपने लॉन्ग टर्म डिमांड्स को पूरा करने के लिए। देयर आर 3 ways टू इशू शेयर। 3 तरीके यहाँ पर गिवन है कि किस तरीके से कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को इशू करती है। फर्स्ट वन इज बाय अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। सेकेंड थ्रू पब्लिक ऑफरिंग, कि पब्लिक को डायरेक्टली ऑफर करके। एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर टू करंट इन्वेस्टर, जो कंपनी के करंट इन्वेस्टर होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर। ये तीनों मेथड होते हैं जिस तरीके से कंपनी जो है वो अपने शेयर इशू करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पब्लिक इशू। सेक्शन 23 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मेंशंस पब्लिक इशू एज अ मेथड ऑफ पब्लिक फंड रेजिंग। क्या बोला है, मेंशनिंग पब्लिक जो है, पब्लिक इशू जो है वो एक मेथड है पब्लिक फंड रेजिंग का। पब्लिक इशू मीन्स कि कंपनी जो करती है वो अपने शेयर पब्लिक को इशू कर देती है, तो वो क्या है, एक फंड रेज करने का तरीका है पब्लिक से। ठीक है। इट रेफर टू मार्केटिंग और सेल ऑफ स्टॉक इन एंटिसिपेशन ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन थ्रू रिलीज ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब क्या है कि मार्केटिंग करना या फिर सेल करना स्टॉक का पब्लिक सब्सक्रिप्शन में, किसके थ्रू, अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज करके। बाय रिलीजिंग शेयर टू जनरल पब्लिक एंड बिकमिंग लिस्टेड ऑन वन of India's reputable stock exchange, public issue are important। अब यहाँ क्या बोला है कि जो कंपनी है वो अपने शेयर रिलीज करती है जनरल पब्लिक को और एक लिस्टेड कंपनी बन जाती है इंडिया की रेपुटेबल स्टॉक एक्सचेंज में। पब्लिक इशू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 23(1) अब पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज बाय लॉ। एक पब्लिक कंपनी जो है वो अपने शेयर इशू कर सकती है, अपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है पब्लिक को। एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेक्शन 23। अब यहाँ पर बोला है 23 फर्स्ट के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 फर्स्ट, जो भी पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स इशू कर सकती है, अपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है पब्लिक को। तो ये सेक्शन 23 क्या है, अब पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज, पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। द प्रोस्पेक्टस एंड सिक्योरिटीज अलॉटमेंट रूल्स आर आउटलाइंड इन अ कंपनीज एक्ट 2013। प्रोस्पेक्टस और जो सिक्योरिटी का अलॉटमेंट रूल है कि जो भी सिक्योरिटी है, जो भी शेयर है, उनको किस तरीके से पब्लिक को अलॉट किया जाएगा, उसके क्या रूल्स हैं, वो सारी चीजें इस सेक्शन में गिवन है। द फंडामेंटल टेक्निक फॉर इशूइंग सिक्योरिटीज बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज आर आउटलाइन इन सेक्शन 23 विच इज फर्स्ट सेक्शन अंडर दिस चैप्टर। क्या बोला है कि जो भी फंडामेंटल टेक्निक है सिक्योरिटीज को इशू करने की बाय बोथ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, दोनों के लिए क्या है वो इस सेक्शन में गिवन है। द फॉलोइंग इज ब्रीफली आउटलाइन इन दिस सेक्शन। अ पब्लिक फर्म हैज 3 ऑप्शन फॉर इशूइंग सिक्योरिटीज। अब 3 ऑप्शंस हैं पब्लिक कंपनी को जो भी सिक्योरिटीज है उनको इशू करने के। फर्स्ट इज थ्रू पब्लिक प्रोस्पेक्टस, सेकेंड इज प्राइवेट प्लेसमेंट एंड थर्ड इज बोनस और राइट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहाँ पर गिवन है कि इस तरीके से कंपनी जो है वो अपने शेयर इशू कर सकती है पब्लिक को। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोस्पेक्टस। अभी बोला कि प्रोस्पेक्टस रिलीज करने के बाद, तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टस क्या है वो समझना जरूरी है। कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन अ प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 270। प्रोस्पेक्टस कैन बी डिफाइंड एज एनी डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड और इशू एज अ प्रोस्पेक्टस। अब कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 270 में ये गिवन है
कि प्रोस्पेक्टस हम किसको कह सकते हैं, कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कंपनी इशू करती है एज अ प्रोस्पेक्टस। एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर और डिबेंचर इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो पब्लिक को इनवाइट किया जाता है शेयर्स या डिबेंचर्स, अब उसमें गिवन होगा प्रोस्पेक्टस में कि भाई ये चीज पब्लिक को इशू की जा रही है, shares and debentures, ठीक है। अब prospectus is written statement that serve as an invitation to general public to purchase business share और debenture। अब prospectus क्या है, एक written statement है जो क्या है, एक इनविटेशन की तरह है पब्लिक को, जो जनरल पब्लिक होती है उसको ये एक इनवाइट दिया जा रहा है कि आप कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस फर्म है, ठीक है, उसको जब फंड की जरूरत होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, डायरेक्टली पब्लिक को ऑफर करती है कि भाई तुम जो है हमारे शेयर्स खरीद लो एंड हमें उसके बदले पैसा दे दो, ठीक है, तो वो पब्लिक ऑफर होता है। दस अ प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज लेबल्ड और पब्लिश एज अ प्रोस्पेक्टस। एक प्रोस्पेक्टस हम किसको बोलेंगे, कोई भी एक डॉक्यूमेंट कंपनी का जो ऐसे लेबल किया गया हो या पब्लिश किया गया हो प्रोस्पेक्टस की तरह। अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड इवन रिक्वेस्ट फॉर पब्लिक बिड्स टू सब्सक्राइब फॉर शेयर एंड डिबेंचर। जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें ये भी इंक्लूड होता है कि पब्लिक जो है वो पब्लिक बिड्स के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकती है। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, अब यहाँ पर कितने टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, फर्स्ट वन इज रेड हेरिंग, सेकंड इज शेल्फ, थर्ड इज एवरेज एंड फोर्थ इज डीमिट। क्या होते हैं ये सारे प्रोस्पेक्टस वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इज कंटेन्ड इन ऑफर डॉक्यूमेंट। सारी इंफॉर्मेशन जो भी होती है ऑफर से रिलेटेड कि किसी भी सिक्योरिटीज को बेचा जा रहा है, इशू किया जा रहा है, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी ऑफर डॉक्यूमेंट में होती है। हाउएवर इट एक्सक्लूड दैट साइज ऑफ ऑफरिंग एंड कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज। अब जबकि इसमें ये चीज नहीं होती है कि ऑफरिंग का साइज क्या है या उसकी कॉस्ट क्या है, जो भी सिक्योरिटी इशू की जा रही है उसकी क्या कॉस्ट है। एडिशनली इट इज नॉट द फाइनल प्रोस्पेक्टस बिकॉज द कंपनी में मेक अपडेट बिफोर द फाइनल रिलीज। ये जो है वो फाइनल प्रोस्पेक्टस नहीं होता है बिकॉज कंपनी जो है वो क्या करती है, अपडेट देती है फाइनल रिलीज से पहले। सेकेंड इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, द शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट दैट अ कंपनी में इशू सेवरल इशू फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टिपिकली इशू इट। एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है एंड किसके सेवरल इशू होता है इसका, बैंक से भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी। थर्ड इज एवरेज प्रोस्पेक्टस। एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इट रेफर टू अ मेमोरेंडम दैट हाईलाइट की एलिमेंट ऑफ अ प्रोस्पेक्टस एंड प्रोवाइड इन्वेस्टर विद कंसाइज इंफॉर्मेशन टू असिस्ट देम मेक एन इन्वेस्टमेंट चॉइस फास्ट। अब देखो प्रोस्पेक्टस एक बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, बट एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या है, इसमें बोला है कि ये एक तरीके का जो है मेमोरेंडम होता है, जो भी की एलिमेंट होते हैं उनको हाईलाइट करता है, मतलब मेन पॉइंट्स जो हैं उनको हाईलाइट करता है, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एक पूरी जो इंफॉर्मेशन है उसका एक कंसाइज इन्फॉर्म करने के लिए कि वो अपने इन्वेस्टमेंट का अच्छे से चॉइस कर सके, तेजी से चॉइस कर सके। भाई कोई भी इन्वेस्टर है तो अगर वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है उसको उसकी सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन देखनी होती है, तो प्रोस्पेक्टस का एक कंसाइज डेटा जो होता है, कंसाइज इंफॉर्मेशन होती है, वो उसमें गिवन होती है ताकि इन्वेस्टर अपने डिसीजन को जो है वो फास्ट ले सके, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे डीमेट प्रोस्पेक्टस। डीमेट प्रोस्पेक्टस क्या होता है, Demat prospectus has been stated under section 25(1) of the Companies Act 2013 when any company to offer securities for sale to the public allot or agree to allot securities, the document will be considered as a demat prospectus through which the offer is made to the public for sale। अब क्या बोला है यहाँ पर कि जब भी कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज ऑफर करती है सेल करने के लिए पब्लिक को या फिर अलॉट करने के लिए एग्री होती है सिक्योरिटीज की, तो जो डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाता है डीमेट प्रोस्पेक्टस, उसके थ्रू यहाँ पर ऑफर होता है पब्लिक को, ठीक है, कि जो भी कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, अगर ये कंपनी सेल कर रही है सिक्योरिटीज की पब्लिक को, ठीक, तो वो सेल किसके थ्रू होती है, वो होती है डीमेट प्रोस्पेक्टस के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पर ये बोला है कि डीमेट प्रोस्पेक्टस क्या होता है, द डॉक्यूमेंट इज डीमेट टू बी प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी फॉर ऑल पर्पस एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ कंटेंट एंड लायबिलिटीज ऑफ प्रोस्पेक्टस विल बी अप्लाइड अपॉन इट। जो डॉक्यूमेंट है डीमेट टू बी अ प्रोस्पेक्टस,
उसको डीम इट टू बी अ प्रोस्पेक्टस बोला है कंपनी का, एंड जो भी सारे पर्पस है, जो भी सारे प्रोविजन है कंटेंट ऑफ लायबिलिटीज के, वो इस पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, सो समझ में आ गया डीमेट प्रोस्पेक्टस क्या होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोस्पेक्टस इंक्लूड द फॉलोइंग कंटेंट। प्रोस्पेक्टस समझ में आ गया, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें गिवन होती हैं, जो प्रोस्पेक्टस का डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्टली फर्स्ट नंबर पर नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये डिफाइन क्या होता है कि भाई कंपनी का नेम क्या है। सेकेंड, रजिस्टर एड्रेस, कहाँ पर वो जो कंपनी है वो लोकेटेड है, उसका रजिस्टर एड्रेस क्या है, किस नाम से या किस एड्रेस से वो रजिस्टर हुई है। थर्ड, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी जो है वो किस चीज के लिए बनी है, वो क्या चीज प्रोवाइड करेगी। फोर्थ, पर्पस ऑफ द इशू, की जो भी इशू करे कंपनी उसका पर्पस क्या है, फंड रेज करना है या कोई और पर्पस है। फिफ्थ इज नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर मीन्स कि किस टाइप का वर्क जो है बिजनेस कर रही है। सिक्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कि कितना पैसा लगा के वो बिजनेस फर्म या कंपनी स्टार्ट हुई है, स्मॉल है, लार्ज है या मीडियम है। ठीक है, देन सेवेंथ इज नेम एंड एड्रेस ऑफ सिग्नेटरीज, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम, सिग्नेटरीज के एड्रेस, नाम एंड नंबर ऑफ शेयर जो उनके द्वारा सब्सक्राइब हुए हैं। देन नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन शेयर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की जो क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं, एंड पर्टिकुलर ऑफ डिबेंचर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब शेयर्स जो होते हैं वो दो तरीके, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में भी रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल होते हैं, तो जो डिबेंचर और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनका पर्टिकुलर गिवन होता है प्रोस्पेक्टस में। देन नेक्स्ट, रेमोरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड प्रमोटर, जो भी प्रमोटर या डायरेक्टर है उनको कितनी रेमोरेशन पेड की जाएगी वो गिवन होती है प्रोस्पेक्टस में। एंड नेक्स्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर अलॉटमेंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए अलॉटमेंट का, कि जो भी शेयर होते हैं, शेयर मीन्स कि कंपनी का जो भी एक हिस्सा है, अगर कंपनी किसी को इशू करती है तो वो अलॉटमेंट होता है, किसी को देती है पैसे के बदले तो वो अलॉटमेंट हो गया, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। एंड ट्वेल्थ इज डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इशू, इशू कब स्टार्ट हुआ एंड कब खत्म हुआ। डिटेल ऑफ अंडरराइटर, अंडरराइटर्स की डिटेल सारी, अंडरराइटर कमीशन एंड ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन कितना एंड कैसे होगा और ब्रोकरेज कितनी होगी। नेम ऑफ एड्रेस ऑफ ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस एंड ऑडिटर का जो जितने भी ऑडिटर या सीएस है उनका नाम, उनका एड्रेस, पर्टिकुलर ऑफ मटेरियल डॉक्यूमेंट, जो भी मटेरियल डॉक्यूमेंट होते हैं उनके पर्टिकुलर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड एंड वोटिंग राइट्स, कौन से शेयर्स को, कौन से डिबेंचर्स को, किसको रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया जाएगा, किसको वोटिंग राइट होगा या नहीं होगा, वो सारी चीजें इसमें गिवन होती हैं। सो ये सारी चीजें जो है वो प्रोस्पेक्टस में देखने को मिलती हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है उसको हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, उसमें ये सारे कंटेंट अवेलेबल होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट इन प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 27 बाय लॉ। अगर कॉन्ट्रैक्ट में या फिर जो प्रोस्पेक्टस है उसके ऑब्जेक्ट में कोई चेंज होता है, ठीक है, कोई वेरिएशन होता है, तो वो कैसे होगा। फर्स्ट, अ कंपनी शैल नॉट एट एनी टाइम वेरी द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू इन द प्रोस्पेक्टस और ऑब्जेक्ट फॉर विच द प्रोस्पेक्टस वाज इशू एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ और एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू एन अथॉरिटी गिवन बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। जैसे हमने पीछे भी देखा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करने के लिए या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करने के लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत होती है, जनरल मीटिंग। ये पूरी एक जनरल मीटिंग होती है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, उसके थ्रू जो अथॉरिटी है उसके अप्रूवल के बाद ही कोई चीज चेंज हो सकती है। द नोटिस ऑफ प्रपोज स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो एक नोटिस होता है स्पेशल रेजोल्यूशन का उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। फर्स्ट वन इज इनिशियल गोल और पर्पज ऑफ ऑफरिंग। जो ऑफरिंग है उसका इनिशियल गोल क्या है और क्या पर्पस है। सेकंड, टोटल अमाउंट रेज, जैसे सिक्योरिटीज इशू की जा रही है, ठीक है, तो वो किस लिए इशू की जा रही है कि भाई फंड की जरूरत है, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना रेज किया जाएगा, जैसे कंपनी को कितने शेयर इशू करने हैं, जितना फंड उनको जरूरत है। थर्ड, अमाउंट ऑफ मनी यूज फर्दर फॉर कंपनी ऑब्जेक्टिव एज इंडिकेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। कंपनी को जो मनी की जरूरत है वो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें किस तरीके से लगाए जाएंगे। एंड नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ अचीविंग इंटेंडेड गोल।
अब जो गोल है कंपनी के उसको अचीव करने के बाद क्या एक्सटेंड किया जाएगा, दैट इज 50%, 60%, एक्सेट्रा, कितनी परसेंटेज उसकी एक्सटेंड की जाएगी। Then next is the justification for the requested modification, कि जो modification या जो change चाहिए है, जिस change के लिए request की जा रही है, उसका पूरा justification कि ये किस लिए चाह रहे हैं, ठीक है। and proposed deadline for achieving the modified objective। अब जो modified objective है कि भाई business firm जो है वो जो चीज चाह रही है, जो ऑब्जेक्ट है उसका, उसको मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, कि भाई ये चीज हमें चेंज करनी है। अब वो आप कितने टाइम में अचीव कर लोगे, उसकी डेडलाइन क्या है वो यहाँ पर चाहिए। द रिस्क फैक्टर पर्टेनिंग टू द प्रपोज मॉडिफिकेशन, जो चेंज चाहिए है, जो चेंज कंपनी मांग रही है, उसके क्या रिस्क फैक्टर पर्टेन होंगे वो यहाँ पर चाहिए, ठीक है। सो जो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर बाय सर्टेन मेंबर ऑफ अ कंपनी। जो सेल होती है किसी भी शेयर्स की, चाहे मेंबर्स को की जा रही हो या पब्लिक को की जा रही हो, वेयर सर्टेन मेंबर ऑफ अ कंपनी प्रपोज इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू ऑफर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग ऑफ शेयर टू द पब्लिक ऑफर पब्लिक, दे मे डू सो इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सो क्या बोला है, जब भी सर्टेन मेंबर जो है, कुछ मेंबर कंपनी के वो प्रपोज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो ऑफर है उससे कंसल्ट करने के बाद कि भाई जो भी प्रोविजन लॉ की तरफ से है या फिर सारे के सारे जो शेयर्स होल्डर हैं उनके लिए पब्लिक ऑफर किस तरीके से किया जाएगा एंड क्या उसका प्रोसीजर होगा, ठीक है। एज पर सेक्शन 33 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, नो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर द परचेज ऑफ एनी ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी शैल बी इशू अनलेस सच फॉर्म इज अकम्पनीड बाय एवरेज प्रोस्पेक्टस। अब देखो प्रोस्पेक्टस का टाइप देखें, उसमें एक था हमारा एवरेज प्रोस्पेक्टस, ठीक। सो यहाँ क्या बोला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 कंपनीज एक्ट का कोई भी फॉर्म एप्लीकेशन का नहीं यहाँ पर दिया जाता है कि अगर कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज परचेज कर रही है, ठीक है, एंड यहाँ बोला शैल बी इशू अनलेस सच फॉर्म इज ए कंपनी, जब तक वो फॉर्म जो है वो एवरेज प्रोस्पेक्टस के साथ ना हो, ठीक है, तब तक कोई भी फॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता है यहाँ पर, ठीक। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, द लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस कैन बी कवर्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। अब लायबिलिटी कौन कौन सी होती है वो लायबिलिटी देखेंगे। सबसे पहले सिविल लायबिलिटी एंड सेकेंड क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी क्या है, व्हेनेवर अ पर्सन परचेज अ कंपनी सिक्योरिटी बेस्ड ऑन मिसलीडिंग स्टेटमेंट। जब भी कोई पर्सन किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज परचेज करता है, किस बेस पर, मिसलीडिंग स्टेटमेंट पर, इंक्लूजन और ओमिशन इन प्रोस्पेक्टस एंड सफर लॉस और डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिंग ऑन दैट इंफॉर्मेशन। मिसलीडिंग स्टेटमेंट मीन्स कि जो बिजनेस फर्म है, जो भी कंपनी है, उसने अपनी सिक्योरिटीज इशू की, शेयर्स इशू किए, उसमें जो इन्फॉर्मेशन उसने दी वो गलत थी, ठीक है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट था, जिसकी वजह से जो शेयर खरीदने वाले था उसको कुछ चीजें रह गई, कुछ चीजें ओमिट हो गई, ठीक है, एंड उसको उसकी वजह से लॉस हुआ, डैमेज हुआ, एंड द कंपनी एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड इंक्लूडिंग द पर्सन हु मेड द मिसलीडिंग स्टेटमेंट आर लायबल। अब यहाँ पर कंपनी एंड जितने भी लोग उसमें इंक्लूड थे, ठीक है, वो सारे जिन्होंने मिसलीडिंग स्टेटमेंट बनाया वो लायबल है। द फर्म्स डायरेक्टर और हैज कंसेंटेड टू टेक दैट पोजीशन, जो फर्म का डायरेक्टर है और जिसने ये कंसेंट दिया था उसकी पोजीशन के लिए। पेनल्टी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट मीन्स कि जो प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसमें वो इंफॉर्मेशन में कुछ छूट गया, कुछ रह गया या कुछ गलत प्रोवाइड किया गया, उसके लिए फर्स्ट यहाँ पर गिवन है कंपनसेशन दी जाएगी या फिर डैमेज फॉर डिसेप्शन और फ्रॉड। जो भी डैमेज हुई, जो भी फ्रॉड किया गया उसके लिए पेनल्टी होगी, या फिर जनरल लॉ लायबिलिटी, जनरल लॉ के अकॉर्डिंग जो लायबिलिटी है वो पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सिविल लायबिलिटी में आ जाता है। सेकेंड है क्रिमिनल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या होगा, सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट डील विद द क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 63 जो है उसमें बताया गया है कि क्रिमिनल लायबिलिटी का, कि मिस स्टेटमेंट अगर प्रोस्पेक्टस में किया जाएगा उसको क्रिमिनल लायबिलिटी कैसे बोलेंगे।
every person who authorized the release of prospectus is liable for fraud if the prospectus contain any statement that is false or deceptive in whatever way it is presented, or if any information is inserted or omitted that has potential to deceive. हर पर्सन जिसने भी वो ऑथोराइज किया, रिलीज किया प्रोस्पेक्टस, वो फ्रॉड माना जाएगा अगर उसमें कोई भी स्टेटमेंट जो है वो गलत होता है, या उसमें कोई भी स्टेटमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो गलत होती है, उसमें कुछ ओमिट हो गया है। सो उसके लिए जितने भी पर्सन उसमें इंक्लूड हैं उनको फ्रॉड माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 447, फ्रॉड रेफर टू एनी एक्ट, ओमिशन और कंसीलमेंट ऑफ एनी ट्रूथ दैट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ मिसलीडिंग अदर, obtaining an unfair advantage or harming the interest of firm, its shareholder, creditor or any other person. Such conduct does not necessarily include any unjust gain or loss. सेक्शन 447 के अकॉर्डिंग यहाँ क्या बोला है कि भाई फ्रॉड क्यों माना जाएगा, एंड फ्रॉड किसको कहा गया है। कोई भी एक्ट ऐसा करता है कोई भी पर्सन, या उसमें ओमिशन करता है या कंसीलमेंट करता है किसी भी ट्रुथ की, जो इंटेंशनली हो, किसी ने इंटेंशन से की हो एंड मिसलीड किया हो किसी दूसरे पर्सन को, कि जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, उसको अनफेयर एडवांटेज के लिए माना जाए, या फिर किसी दूसरे पर्सन को हार्म करने के लिए, या फिर फर्म का इंटरेस्ट हार्म करने के लिए, इसके शेयर होल्डर, क्रेडिटर या किसी भी पर्सन को, उसको बोलेंगे कि ये फ्रॉड किया है। सच अ कंडक्ट डज नॉट नेसेसरली इंक्लूड एनी अनजस्ट गेन एंड लॉस। इसमें क्या होगा, कोई भी गेन या लॉस इंक्लूड नहीं होगा, वो क्रिमिनल लायबिलिटी कहलाती है। सो ये था हमारा लायबिलिटीज। मिस स्टेटमेंट के लिए कौन कौन सी लायबिलिटी होती है। फर्स्ट वन इज सिविल लायबिलिटी एंड सेकंड क्रिमिनल लायबिलिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो आज की वीडियो में हमने देखा पब्लिक ऑफर, सेक्शन 23, 25 to 28, 33, 35 एंड 39। फर्स्टली इंट्रोडक्शन, देन पब्लिक इशू, सेक्शन 23 ऑफ कंपनीज एक्ट, एंड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कितने टाइप का होता है वो देखा। डिमेट प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट इन प्रोस्पेक्टस। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, एंड लायबिलिटीज क्या होती हैं मिस स्टेटमेंट की प्रोस्पेक्टस में। सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।